स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियाँ। इतिहास के जिस दौर में प्रेमचंद ने कथा लेखन की शुरुआत की, उस समय उनके समक्ष दो तरह की चुनौतियाँ प्रमुख थीं। राष्ट्र की मुक्ति और कहानी तथा उपन्यास विधा को स्थापित करना। देश अंग्रेजी सत्ता की गुलामी में जकड़ा था। इस गुलामी से मुक्ति के लिए कई तरह से आंदोलन हो रहे थे। तरह तरह के लोग इसमें शामिल थे। इन लोगों के अपने अंतर्विरोध भी थे। कुछ लोगों का मानना था कि इन अंतर्विरोधों को भुलाकर सबको इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, जबकि कुछ लोग स्वाधीनता आंदोलन के महत्व को समझते हुए इसका समर्थन करते थे, साथ ही इसके अंतर्विरोधों को भी उजागर करते थे। इसे न भूलने पर जोर देते थे। सामंतवाद, जमींदारी प्रथा और जाति प्रथा के भीतर मौजूद छुआछूत ऐसे ही अंतर्विरोध थे। प्रेमचंद अंतर्विरोधों की जटिलता और शोषणमूलक पहलू को समझते हुए इसका विरोध करते थे, साथ ही आज़ादी की लड़ाई का समर्थन भी करते थे। बतौर कथाकार प्ररेमचंद के समक्ष विधा से जुड़ी कई चुनौतियाँ थीं। कहानी और उपन्यास का आरंभ हो चुका था। जनता के बीच इनका प्रचार प्रसार कर महत्ता स्थापित करनी थी। कहानी और उपन्यास विधा का ढांचा पश्चिम से आया था। इसको देशी रूप प्रदान कर अपने अनुरूप गढ़ना आवश्यक था। अपने कहानी संग्रह प्रेम द्वादशी की भूमिका में प्रेमचंद ने लिखा है, हमने उपन्यास और गल्प का कलेवर यूरोप से लिया है, लेकिन हमें यह प्रयत्न करना होगा कि उस कलेवर में भारतीय आत्मा सुरक्षित रहे। प्रेमचंद उन लोगों में से नहीं थे जिन्हें गल्प का यूरोपीय ढांचा स्वीकार करने से परहेज था। उन लोगों में से भी नहीं जो इसके यूरोपीय ढांचे का उपयोग करते थे लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। यूरोपीय ढांचे के भीतर भारतीय आत्मा को कायम रखना प्रेमचंद के समक्ष चुनौती थी, एक बड़ी चुनौती। ऐसा करके तत्कालीन लेखक विचारक अंग्रेजी सत्ता के वर्चस्ववादी सांस्कृतिक तर्क का प्रतिरोधी विमर्श गढ़ रहे थे। प्रेमचंद ऐसे ही लेखकों विचारकों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जिन थोड़े लेखकों ने भागीदारी की, प्रेमचंद उनमें से एक थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए न सिर्फ कथा और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, अपितु शिरकत भी की। उनके कथा लेखन का आरंभ देशभक्ति की कहानियों से हुआ, जिसका सभी दृष्टियों से अनवरत विकास होता गया। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था। इस संग्रह की कहानियों में देशभक्ति का भाव मिलता है। देश प्रेम की ऐसी कहानियाँ उस समय हिंदी उर्दू किसी भाषा में नहीं लिखी गई थीं। देश प्रेम की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसकी एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का अंतिम वाक्य है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इसी भाव की वजह से अंग्रेजी सत्ता ने सोजे वतन की प्रतियां जलवाई थीं। उन दिनों वह नवाब राय उर्फ धनपत राय नाम से लिखते थे। अब उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया, अपने मित्र और जमाना के संपादक दयानारायण निगम के सुझाव पर। उस समय स्वाधीनता आंदोलन को जातीय आंदोलन भी कहा जाता था। प्रेमचंद नाम से स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी उनकी पहली कहानी उपदेश शीर्षक से छपी। सन 1917 में प्रकाशित इस कहानी से 1935 में प्रकाशित कातिल की माँ तक की कहानियों के कई स्वर हैं। उनकी कुछ कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन या उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सीधे सीधे विषय बनाया गया है। कुछ कहानियों का कोई पात्र स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा है, तो कुछ कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान घटी सच्ची घटनाओं को विषय बनाया गया है। कुछ कहानियों का विषय दूसरा है, लेकिन संदर्भ स्वाधीनता आंदोलन है। इन कहानियों में स्वतंत्रता संबंधी प्रेमचंद के विचारों का स्वाभाविक विकास होता दिखाई देता है। एक बात इन कहानियों में समान है, स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन। इन कहानियों के जरिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र समझकर उसका इतिहास लिखा जा सकता है। प्रेमचंद अपने दौर के महान लेखक थे। महान लेखक अपने दौर के महत्वपूर्ण विचारों से संबंध बनाता है। यह संबंध वाद विवाद संवाद तीनों स्तरों पर संभव है। प्रेमचंद के विचार भी आरंभ से अंत तक एक नहीं रहे हैं। उनके रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता संबंधी लेखन में किसी एक विचारधारा का शुरू से आखिर तक अंध समर्थन नहीं है। 1917 के पहले के प्रेमचंद पर बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेमचंद ही नहीं, उस दौर के ज़्यादातर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी
लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित थे। भारतीय राजनीति में गांधी जी के आने के बाद प्रेमचंद सहित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का बड़ा तबका गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुआ। प्रेमचंद महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन यदा कदा इसकी आलोचना भी करते थे। प्रेमचंद अपने को गांधी जी का कुदरती चेला कहते थे। बावजूद इसके अपनी असहमति व्यक्त करने में कतराते नहीं थे। गांधी जी के नेतृत्व से पहले भारतीय स्वाधीनता आंदोलन शहरी मध्य वर्ग तक सीमित था। उच्च शिक्षा प्राप्त शहर के लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को गांवों कस्बों में फैलाया, किसानों और व्यापक जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। प्रेमचंद उच्च शिक्षा प्राप्त मध्यवर्गीय लोगों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की खूबी, खराबी और सीमाओं को देखते थे। प्रेमचंद की यह खूबी उन्हें तत्कालीन कई लेखकों से अलग करती है। उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च मध्य वर्ग अपनी जरूरत के हिसाब से स्वराज्य को परिभाषित कर आंदोलन करता था। यह वर्ग एक सीमा से आगे बढ़ने में कतराता था। इस वर्ग को देश की समस्याओं का ज्ञान था, लेकिन उसके लिए आवश्यक प्रतिरोध की कुव्वत नहीं थी। अपने वर्गीय स्वार्थों को छोड़ने का मनोबल नहीं था। स्वाधीनता और सुविधा में यह वर्ग सुविधा को ज़्यादा महत्व देता था। प्रेमचंद ने इस वर्ग के चरित्र को के अंतर्विरोधों का बारीक विश्लेषण करके अपने साहित्य में चित्रित किया है। प्रेमचंद इन कहानियों को स्वाधीनता आंदोलन के उपकरण के तौर पर रच रहे थे। बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे एक पत्र में प्रेमचंद ने कहा था, मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं हैं। इस समय सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज संग्राम में विजयी हों। यह जरूर चाहता हूं कि 2-4 उच्च कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज प्राप्ति ही हो। अतः साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद साहित्य के जरिए देश के स्वराज आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें ठीक ही स्वाधीनता आंदोलन का कथाकार और अमृत राय ने कलम का सिपाही कहा है। 1917 से पहले प्रेमचंद की रचनाओं में राष्ट्रीय प्रश्न नहीं मिलता है। हालांकि इस बीच उनकी कुछ अच्छी कहानियां छप चुकी थीं। सोजे वतन में प्रेमचंद ने देशभक्ति को दिखाया था। उपदेश कहानी में राष्ट्रीय आंदोलन पर विचार किया गया। इस प्रकार प्रेमचंद देशभक्ति से सफ़र शुरू करके राष्ट्रवाद के मुकाम तक गए। देशभक्ति से राष्ट्रवाद की यात्रा में उनकी दृष्टि का विकास हुआ है। इसकी पहली झलक उपदेश कहानी में दिखती है। सवाल उठता है कि 1917 ईस्वी में भू राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा क्या घटित हुआ। विश्व राजनीतिक परिदृश्य से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति से मजदूर किसान की ताकत का पता चला। मजदूरों किसानों की सत्ता की स्थापना ने तत्कालीन प्रगतिशील लोगों को आकर्षित किया। देश के भीतर गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में आना और चंपारण का किसान सत्याग्रह आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। अब आंदोलन शहर की सीमाओं से गांव की ओर गया। सत्याग्रह को गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के हथियार के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई के साथ नैतिक पहलू को भी जोड़ा। उपदेश कहानी से प्रेमचंद के विचारों में मोड़ दिखता है। इस कहानी में राष्ट्रीय नेतृत्व की आलोचना की गई है। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, उसका वर्ग चरित्र कैसा है, इस आंदोलन से फायदा किसे होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारी वर्ग की सीमाएं क्या हैं। इस कहानी में वकील पंडित देवरत्न शर्मा की झूठी आदर्शवादिता और जातीय सेवा के ढोल की पोल खोली गई है। ऐसा करके प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया। इसी दृष्टि का विकास आहुति की नायिका रूपमणि और गबन के देवीदीन के सवाल के रूप में हुआ है। सवाल उठता है कि प्रेमचंद किस दृष्टि से आज़ादी के आंदोलन की आलोचना करते थे। हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक डॉक्टर वीर भारत तलवार की स्थापना से इस सवाल का जवाब मिलता है। डॉक्टर तलवार का मानना है कि उन्होंने किसानों के हित की दृष्टि से स्वराज आंदोलन के शिक्षित मध्यवर्गीय नेतृत्व की आलोचना की, लेकिन उन्होंने कभी भी किसानों के सवाल को राष्ट्रीय स्वाधीनता के सवाल से ज़्यादा बड़ा नहीं माना। प्रेमचंद की निगाह में किसानों का हित स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्वकारी वर्ग की कसौटी था। अलबत्ता किसानों का सवाल स्वाधीनता आंदोलन में अंतर्निहित था, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अलहदा सवाल नहीं। प्रेमचंद ने कुछ कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर लिखी हैं। वह अखबार में छपी महत्वपूर्ण खबर के आधार पर भी कहानी का प्लॉट तैयार करते थे। इसे लेकर उनकी आलोचना होती थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने उन्हें समसामयिक विषयों का कहानीकार कहकर आलोचना की। इला चंद्र जोशी,
हेमचंद्र जोशी प्रेमचंद को बड़ा या महत्वपूर्ण लेखक नहीं मानते थे। उन लोगों का मानना था कि थोड़े दिनों के बाद प्रेमचंद की कहानियाँ बासी हो जाएंगी और इसे कोई नहीं पढ़ेगा। प्रेमचंद की कहानियों की लोकप्रियता ने ऐसे सवालों का जवाब दे दिया है। बहरहाल, एक सच्ची घटना पर होम रूल आंदोलन के दिनों में प्रेमचंद ने वियोग और मिलाप शीर्षक से कहानी लिखी। प्रोफेसर वीरभद्र तलवार ने अपनी पुस्तक किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 22 में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। लोकमान्य तिलक के साथ कानपुर में घटी घटना को इस कहानी में वैसे ही चित्रित किया गया है। अंग्रेजी प्रशासन के डर से कोई तिलक को अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं था। स्वराज्य आंदोलन में भाग लेकर यश लेने वाले उच्च मध्य वर्ग के लोगों को तिलक को ठहराकर अंग्रेजी सरकार का कुपभाजन बनना मंजूर नहीं था। आंदोलन में कायर उच्च मध्य वर्ग की भागीदारी की यह सीमा थी। अंग्रेजी सरकार का कुपभाजन बने बगैर जितना आंदोलन हो सके उतना ही करना इस तबके का बुनियादी चरित्र था। आदर्श विरोध भी इसी उच्च मध्य वर्ग के चरित्र पर आधारित कहानी है। प्रेमचंद गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रतिबद्ध समर्थक थे। असहयोग आंदोलन के दौर में गांधी जी के आह्वान से प्रेमचंद इस कदर प्रभावित हुए कि 8 फरवरी 1921 को गोरखपुर स्थित गाजी मियाँ के मैदान में बीवी बच्चे सहित भाषण सुनने के बाद वह द्वंद्व में पड़ गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उस समय वह 21 साल तक नौकरी कर चुके थे। आगे परिवार कैसे चलेगा, प्रेमचंद इसे लेकर चिंतित थे। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने इसकी परवाह किए बगैर नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कहा। अपने मित्र और जमाना के संपादक दयानारायण निगम को एक पत्र में प्रेमचंद ने लिखा था कि एक ख्वाहिश है कि देश की स्वाधीनता की लड़ाई में लेखन द्वारा लड़ूं। वह लेखन के जरिए लड़ रहे थे, लेकिन इतने से मन नहीं माना। यही वजह है कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए कहानियाँ लिखी हैं। ऐसी ही कहानी लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा है। लाल फीता शीर्षक से लिखी गई यह कहानी महात्मा गांधी की आज्ञा से हिंदी पुस्तक एजेंसी की असहयोग माला के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का इस्तीफा शीर्षक से छपी। इस कहानी में अंग्रेजी राज का समर्थक एक कर्तव्यपरायण मजिस्ट्रेट बाबू हरिविलास सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने से पहले उसके मन में बातें घुमड़ रही थी कि अब तक मैं समझता था कि मेरा कर्तव्य न्याय का गला घोंटना है, नहीं तो मुझे ऐसे आदेश क्यों मिलते। क्या समाचार पत्रों को पढ़ना भी कोई अपराध है? क्या दीन किसानों की रक्षा करना भी कोई पाप है? मुझे उन साधु सन्यासियों पर कड़ी दृष्टि रखने का हुक्म दिया गया है जो धर्मोपदेश करते दिखाई दें। यही नहीं, मुझे यह भी देखना चाहिए कि कौन गंजी गाढ़े के कपड़े पहने हुए हैं, किसके सिर पर कैसी टोपी है, उस टोपी पर कैसी छाप लगी हुई है। चरखा चलाने वालों पर नज़र रखनी चाहिए। मुझे इन लोगों के नाम भी अपने रोजनामचे में दर्ज करने चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठशालाएं खोलें, जो देहातों में पंचायतें बनाएं, जो जनता को नशे की चीज़ त्याग करने का उपदेश करें। कहानी में लिखी ये बात उसको अंतर्द्वंद में डालती है। त्यागपत्र देते हुए मजिस्ट्रेट लिखता है कि मेरे विचार से वर्तमान शासन सतपथ से संपूर्णतः विचलित हो गया है। ऐसे दुष्कार्य में योग देना अपनी आत्मा, विवेक और जातीयता का खून करना है। अतएव अब मुझे इस राज संस्था से सहयोग करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अतएव मुझे इस राज संस्था से असहयोग करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इसी तरह की दूसरी कहानी मृत्यु के पीछे है। मृत्यु के पीछे कहानी का नायक ईश्वरचंद्र धन कमाने एवं जातीय सेवा के लिए वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, लेकिन देश प्रेम उसे वकालत के रास्ते से हटाकर पत्र संपादन की ओर आकर्षित करता है। गौरतलब है कि उस दौर में जातीय सेवा के 2 रास्ते थे, वकालत और पत्र पत्रिकाओं का संपादन। ईश्वरचंद्र की पत्नी उसे बार बार वकालत पूरी करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ईश्वरचंद्र वकालती पेशे की धूर्तता को बताकर पत्नी की बात नहीं मानता। पत्र संपादन से ईश्वरचंद्र की आर्थिक हालत अच्छी नहीं रह पाती। उसकी पत्नी मानकी क्षुब्ध होकर ईश्वरचंद्र को बार बार ताना देती है। ईश्वरचंद्र की मृत्यु के बाद जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा देखकर उनकी पत्नी मानकी को अपनी भूल का एहसास होता है।
प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक कुछ कहानियों में पति स्वाधीनता आंदोलन का समर्थक है और पत्नी स्वाधीनता आंदोलन का महत्व न समझकर पति के रास्ते में रोड़े अटकाती है। इसके विपरीत कुछ कहानियों मसलन पत्नी से पति, होली का उपहार, इनमें पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है जबकि पति ऐसा करने से रोकता है। पति देर से इस आंदोलन का महत्व समझ पाता है। प्रेमचंद ने एक तरफ मध्य वर्ग के ढोंग एवं खोखली आदर्शवादिता पर कहानी लिखी है तो दूसरी तरफ बौड़म जैसी अनोखी कहानी भी लिखी है। मोहम्मद खलील, जिसे लोग उसकी आदर्शवादिता के कारण बौड़म कहते हैं, धनी परिवार का युवक है। खिलाफत आंदोलन का समर्थक है। खिलाफत आंदोलन भी ब्रिटिश राज विरोधी आंदोलन था जो गांधी जी, शौकत अली और रहमत अली के नेतृत्व में हो रहा था। यह कहानी उच्च मध्य वर्ग, व्यवसायी वर्ग के भीतर आज़ादी के दीवाने चरित्र पर आधारित है। स्वाधीनता आंदोलन के ऐसे चरित्र को पैदा किया था उस समय के आंदोलन ने। स्वाधीनता आंदोलन ने ही इस तरह के चरित्र को मुमकिन किया था। महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। विदेशी कपड़ों की दुकान के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता पिकेटिंग करते थे। आखिरी तोहफा शीर्षक कहानी, होली का उपहार और सुहाग की साड़ी जैसी कहानियों में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का जिक्र है। होली का उपहार कहानी के अमरकांत को पत्नी से पहली बार मिलने के लिए होली के मौके पर ससुराल जाना है। इसके लिए मित्रों की सलाह से वह विदेशी साड़ी ले जाना चाहता है। अमरकांत जिस दुकान से साड़ी खरीदने जाता है वहाँ उसकी पत्नी सुखदा देवी पिकेटिंग करती है। अंततः अमरकांत लज्जित होकर स्वदेशी आंदोलन का कार्यकर्ता बन जाता है। आखिरी तोहफा कहानी में प्रेमिका की विलायती साड़ी की जिद प्रेम विच्छेद का कारण बनती है। स्वदेशी आंदोलन से पूंजीपति व्यवसायी वर्ग के रिश्ते पर चकमा और तावान जैसी कहानियाँ लिखी गई। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर जो व्यवसायी विलायती कपड़ा नहीं बेचने के लिए हस्ताक्षर करने से इनकार करता था, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी दुकान के सामने पिकेटिंग करते थे। इस प्रकार वे ग्राहकों को देश की दुर्वस्था एवं गुलामी को समझाते हुए विलायती कपड़ा नहीं खरीदने के लिए प्रार्थना भी करते थे। इससे व्यवसायी वर्ग को नुकसान होता था। चकमा कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके व्यवसायी वर्ग विलायती कपड़ों के गट्ठर पर स्वदेशी मुहर लगाकर निर्द्वंद भाव से बेचने लगा। स्वदेशी आंदोलन से इस वर्ग के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया था। नशाखोरी का विरोध असहयोग के कार्यक्रम में शामिल था। गांधी जी ने शराबबंदी का आह्वान किया था। स्वाधीनता आंदोलन के कार्यकर्ता शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं की दुकान के पास पिकेटिंग करते थे। प्रेमचंद ने इस पर शराब की दुकान, मैकू, दुस्साहस जैसी कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में मैकू और मुंशी मैकूलाल जैसे पियक्कड़ों का मन कैसे बदलता है दिखाया गया है। शराब के दुकानदार मुफ्त में पिलाना शुरू करते हैं। शराब की दुकान कहानी में कांग्रेसी नेतृत्व की कमजोरी की तरफ इशारा किया गया है। कांग्रेस के नेता शराब ताड़ी की गंदी दुकानों में पियक्कड़ों के पास पिकेटिंग करने की जहमत उठाना नहीं चाहते हैं। उस कमेटी की एक लेडी मेंबर मिसेज सक्सेना है। मिसेज सक्सेना खुद जाने की इजाज़त मांगती हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गांधी जी की एक राय का सहारा लेते हैं। अंततः एक युवक जयराम और मिसेज सक्सेना दुकान पर जाते हैं। नेतृत्वकारी वर्ग पिकेटिंग करने नहीं जाता। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक कहानियों से स्पष्ट होता है कि उनका भरोसा गांव के गरीब किसानों पर था। प्रेमचंद ने समर यात्रा कहानी में गरीब विधवा नोहरी का चित्रण करके दिखाया है कि इस वर्ग के लोगों में आज़ादी के लिए कितना उत्साह है। नोहरी जैसे चरित्र में आज़ादी की ललक एवं इसके लिए कुर्बानी की कुव्वत है। सत्याग्रहियों के जत्थे को देने के लिए नोहरी के पास कुछ नहीं है। नोहरी को इसका अफसोस है, गहरा अफसोस। वह सत्याग्रहियों के जत्थे के पास खड़ी देख रही थी। कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं, सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चिरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मद में विह्वल होकर नाचे। लोग 2-2, 4-4 कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीव नृत्य कौशल दिखाने लगी।
इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। ये कहानी का अंश है, जिससे पता चलता है कि नोहरी के भीतर कैसा उत्साह था। यह गांधी जी का प्रभाव था कि उनके आंदोलन ने नोहरी जैसे लोगों में आज़ादी की ललक पैदा की थी। नोहरी जैसे लोगों को पता था कि धनी लोग अंग्रेजी राज में भी सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आज़ादी से खास मतलब नहीं। आज़ादी की वास्तविक ज़रूरत गरीब किसानों को है। आहुति कहानी को समर यात्रा कहानी के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि उच्च मध्य वर्ग के लड़के जो शहर में पढ़ाई करते थे, आज़ादी के आंदोलन से कितना जुड़े थे। इनकी अपेक्षा गरीब छात्रों का जुड़ाव कितना गहरा था। आनंद उच्च मध्य वर्ग का युवक है, विशंभर गरीब है। दोनों विश्वविद्यालय में एमए के छात्र हैं। स्वराज आंदोलन में दोनों हिस्सा लेते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? आनंद सोचता है, कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं, आग में कूदने से क्या फ़ायदा, यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा कर देता है, दूसरे छात्रों से में स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। लेकिन विशंभर गांव में जाकर स्वराज आंदोलन का अलख जगाने निकल पड़ता है। अपनी एक मित्र रुक्मणी से आनंद बहस करता है। रुक्मणी विशंभर का पक्ष लेती है। दरअसल आनंद उच्च मध्य वर्ग के प्रतिनिधि चरित्र के रूप में कहता है, शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाए। इस पर रुक्मणी प्रतिवाद करते हुए कहती है, अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थंध बना रहे तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। यह रुक्मणी का कथन है। रुक्मणी आगे कहती है, जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय न मिल सके। रुक्मणी के इस कथन के साथ प्रेमचंद के उपन्यास गबन के पात्र देवी दीन द्वारा कांग्रेस के नेता से पूछे गए सवाल को याद करें। इससे प्रेमचंद की दृष्टि का पता चलता है। जब पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन हो रहा था, तब जनता का लेखक तत्कालीन नेतृत्व से उसकी भावी योजनाओं के बारे में सवाल पूछता है। प्रेमचंद स्वराज्य के पक्षधर थे, लेकिन स्वराज्य के संबंध में उनकी अपनी रूपरेखा समता के मूल्यों पर आधारित थी। उसमें गैर बराबरी की कोई जगह नहीं थी। प्रेमचंद की स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित कहानियों में ऐसा दृढ़ विचार मिलता है साफ साफ। शुक्रिया।